किसी जन्म पत्रिका को एस्ट्रोलॉजर कैसे देखते हैं, किस प्रकार वो जन्म पत्रिका का विश्लेषण करते हैं, क्या टेक्निक है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, एस्ट्रो भारत में आपका स्वागत है। एक बार फिर उपस्थित हूं स्वामी आत्मविश्वास महेश चंद्र पुरोहित। ये दर्शकों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंडली विश्लेषण के बारे में। किसी कुंडली का विश्लेषण किस तरह करते हैं, किस तरह हम फलादेश करते हैं, इस विषय में। तो शुरू करने से पहले एक बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से कर दें, लाल बटन को, सब्सक्राइब के बटन को दबाकर, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। किसी कुंडली का विश्लेषण हमें करना हो तो उसमें जो मुख्य बिंदु देखने लायक होते हैं वो होते हैं, जैसे शारीरिक स्थिति क्या होगी, जातक का स्वभाव कैसा होगा, जातक की पारिवारिक स्थिति कैसी होगी, माता पिता भाई बहन की स्थिति कैसी होगी, जातक का स्वास्थ्य कैसा होगा, शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, जातक का व्यवसाय क्या होगा, जातक का विवाह कब होगा, वैवाहिक स्थिति कैसी होगी, जातक को संतान क्या होगी, कितनी होगी, संतान की स्थिति क्या है, जातक की आर्थिक स्थिति, आय, संपत्ति आदि, इनकी स्थिति क्या होगी, जातक का जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा आदि रहेगी या नहीं, और जातक की आयु कितनी होगी, जीवन में शुभ अशुभ घटनाएं कौन कौन सी हो सकती है, कब हो सकती है, और जीवन में अशुभता मिटाने के लिए और शुभता प्राप्त करने के लिए कौन से उपाय हैं, कौन से रत्न पूजा आदि, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये आपके सामने एक कुंडली है। इसमें देखिए, मिथुन लग्न की एक कुंडली है। इस मिथुन लग्न की कुंडली में लग्नेश बुध द्वितीय भाव में स्थित है, उच्चस्थ बृहस्पति के साथ में। बृहस्पति जो सप्तमेश और दशमेश होकर के बुध के साथ है। शनि, सूर्य, चंद्रमा ये तृतीय भाव में है। सूर्य यहां स्वराशिस्थ है और यहां पर शनि और चंद्रमा स्थित है। शनि भाग्येश है, राहु मंगल चतुर्थ भाव में है, शुक्र पंचम भाव में है। इस प्रकार से ये कुंडली है। हम विचार करें, चलित कुंडली को थोड़ा देख लेते हैं। चलित कुंडली के अंदर ग्रहों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। भाव श्रीपति ये है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। और हम यदि समभाव पद्धति का विश्लेषण करें तो इसके अंदर परिवर्तन यह है कि शुक्र चतुर्थ भाव में आते हैं और राहु जो है वो तृतीय भाव में। तो केतु 9th में और बृहस्पति जन्म लग्न का फल प्रदान करें। इस प्रकार से परिवर्तन है। अब हम देखें कि ये मिथुन लग्न, लग्नेश जो है वो नीच नवांश में गया हुआ है। नवांश कुंडली में नीच राशि में गया हुआ है।
लेकिन यहां पर उच्चस्थ बृहस्पति के साथ में, उच्चस्थ बृहस्पति के साथ में जो लग्नेश होता है, तो वो बृहस्पति के समान व्यक्ति की फिजिकल स्थिति जो है वो होती रहती है, हो जाती है। बृहस्पति उच्च राशि का है, ये जलीय राशि है जहां ये बुध और बृहस्पति स्थित है। जलीय राशि के अंदर शारीरिक स्थिति कमजोर नहीं रहती, हष्टपुष्ट व्यक्ति होता है। बृहस्पति की वजह से लंबाई भी बढ़ती है। चूंकि बुध बृहस्पति के नवांश में भी गया है तो लंबाई बढ़ती है। इस प्रकार से ये है, जातक काफी बुद्धिमान है और शारीरिक दृष्टि से हष्टपुष्ट है। मध्यम घर में जन्म लिया है जातक ने, क्योंकि इसका जो कुटुंब स्थान है वहां कर्क राशि है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा सूर्य के साथ बैठ करके अस्त और क्षीण हो गया है, इसलिए कुटुंब भाव का स्वामी क्षीण हो गया है, परंतु कुटुंब भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। इसलिए मध्यम परिवार होकर भी वो परिवार प्रोग्रेस करता है, आगे बढ़ता है। शिक्षा दीक्षा बढ़िया हो जाती है और उसके बाद हम हायर एजुकेशन की बात करें तो देखिए, सबसे पहले द्वितीय भाव में दो शुभ ग्रह का होना विद्या की मात्रा अधिक बताता है। ये जातक पढ़ाई करेगा, उच्च शिक्षा भी प्राप्त करेगा। पंचमेश पंचम भाव में है तो शिक्षा बताता है। हायर एजुकेशन की बात करें तो दशमेश उच्च राशि का है बुध के साथ में, तो यह तय होता है कि जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा। अब ये संकेत क्या होते हैं कि गुरु और बुध साथ में बैठे हुए हैं। क्या जातक टीचिंग लाइन में जाएगा, अध्यापक प्रोफेसर बनेगा? क्या जातक बैंकिंग क्षेत्र में जाएगा? ऐसी संभावना नजर आती है। दूसरे हिसाब से हम देखें तो राहु मंगल का चतुर्थ में योग होता है। ये जो मंगल है ये षष्ठेश भी है और राहु के साथ केंद्र में है। शनि जो है वो सूर्य चंद्रमा के साथ तृतीय भाव में है। तो इन सभी स्थितियों को देखें और साथ में हम ये देखें कि जो बृहस्पति है दशम भाव का जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य के नवांश में गया हुआ है, नवांश कुंडली में सिंह नवांश में। साथ में मंगल है, साथ में सूर्य है, तीनों एक ही नवांश में गए हुए, तृतीय भाव के नवांश में। इसका मतलब क्या हुआ? तृतीय भाव के नवांश में और सूर्य के नवांश में इन ग्रहों का जाना, साथ में मंगल का जाना, यह तय करता है कि काफी तर्क शक्ति बढ़ जाएगी। मंगल का साथ होने से, एक ही नवांश में होने से तर्क शक्ति बढ़ती है। बृहस्पति सूर्य मंगल एक नवांश में होने से मंगल के कारण तर्क शक्ति बढ़ती है। सूर्य अधिकार देता है, उच्च पद देता है, और बृहस्पति जो है वो कानून का ग्रह भी होता है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जातक वकील या जज भी हो सकता है। तो यह जातक अभी वकील है, एडवोकेट है, और इस जातक की आगे सरकारी सर्विस प्राप्त करने का योग बनता है। अब हम बात करें जातक के स्वास्थ्य के बारे में। लग्नेश अच्छी स्थिति में है, षष्ठेश जो है वो केंद्र में आया है राहु के साथ में, और स्वास्थ्य बताता है अच्छा रहेगा। लग्न पर कोई पाप प्रभाव नहीं है,
लग्नेश पर कोई पाप प्रभाव नहीं। लग्नेश पर केतु की दृष्टि अवश्य है, इसके अलावा कोई पाप प्रभाव नहीं है। तो स्वास्थ्य यथासंभव अच्छा रहेगा और वृद्धावस्था में स्वास्थ्य में हानि हो सकती है। जो ये 6 नंबर राशि में रोग भाव का स्वामी मंगल राहु के साथ स्थित है, इसका तात्पर्य ये हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत का होता है ये 6 नंबर राशि। तो पाचन में प्रॉब्लम हो सकती है, चोट आदि लगने की प्रॉब्लम हो सकती है, ये चीजें होती है क्योंकि राहु बैठे हुए हैं, मंगल बैठे हुए हैं, इसलिए। अब हम इनके विवाह की बात करते हैं। विवाह की बात करें तो ये जो कुंडली है मिथुन लग्न की, अब इसके अंदर सप्तमेश बृहस्पति है जो उच्च राशि में है। सप्तम भाव के ऊपर कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है, केवल मंगल की दृष्टि अवश्य है, इसके अलावा कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं। सप्तमेश पर केतु की दृष्टि है, इसके अलावा कोई पाप ग्रह की दृष्टि नहीं। तो सप्तम भाव सप्तमेश पाप ग्रहों से प्रभावित नहीं है, केवल एक एक पाप ग्रह से प्रभावित है। ये कारक शुक्र जो होता है, ये इस पर शनि की दृष्टि है, तो ये भी एक पाप ग्रह से प्रभावित है। तो इसका तात्पर्य ये हो गया कि सामान्य आयु से कुछ विलंब से शादी होगी, कुछ विलंब होगा। अब कुछ विलंब होगा तो हम गोचर से देखते हैं। जब गोचर में हम जाते हैं तो देखिए ये गोचर है, तो जातक का जन्म जो है वो 78 में हुआ है, 1978 में। तो इस हिसाब से हम देखें तो ये 98 तक 20 साल हो गए और उसके बाद में हम देखते जाएंगे एक एक साल आगे बढ़ते। तो गोचर में बृहस्पति की स्थिति, अब एक वीडियो में मैंने बताया था कि लग्न लग्नेश सप्तम भाव सप्तमेश में से, लग्न लग्नेश में से किसी पर, सप्तम भाव सप्तमेश में से किसी पर बृहस्पति का प्रभाव होना चाहिए गोचर में। तो कब आता है? अब देखिए ये यहां बृहस्पति लग्न में आता है 2001 में, परंतु यहां जो स्थिति है वो ये है कि इन पर प्रभाव तो पड़ता है, परंतु अब थोड़ा गहराई से देख लें क्या यह प्रभाव यहां शादी करा सकता है, हम देखें। तो हम इसमें जाते हैं पहले जन्म कुंडली के अंदर, तो हमें क्या पता चलता है कि सप्तम भाव का मालिक बृहस्पति 5 नंबर नवांश में है, लग्नेश बुध 12 नंबर नवांश में है। तो हम ये देखें कि क्या ये जो नवांश की स्थिति है इस पर बृहस्पति का प्रभाव हो रहा है। तो यहां तो लग्न पर हो रहा है बृहस्पति का प्रभाव, परंतु यहां पर अभी आयु होती है 78 में, 78 से लेकर यहां आयु हो जाती है 2001 तक, 23 साल की आयु यहां होती है। 23 साल कम आयु होती है क्योंकि विलंब बोलती है कुंडली। तो हम यदि विलंब की बात करें तो ये बृहस्पति की स्थिति लग्न में होती है और नवांश कुंडली में अभी 3 नंबर में बृहस्पति लग्न में है, नवांश में 2 नंबर में, ठीक है। अब इनको 3 नंबर नवांश में लाते हैं क्योंकि लग्न के नवांश में आ जाए तो संभावनाएं बढ़ती है। बृहस्पति 3 नंबर नवांश में, अब ये बृहस्पति 3 नंबर नवांश में है और बुध फिलहाल 1 नंबर नवांश में। बुध को हम 3 नंबर नवांश में लाते हैं। ये बुध की 3 नंबर नवांश में स्थिति होगी, ठीक है। यद्यपि ये
पहले ही स्थिति आ गई है, कुछ घंटे पहले ही। ये देखिए, बुध और बृहस्पति दोनों 3 नंबर नवांश में है। बृहस्पति 3 नंबर राशि में है और बुध 2 नंबर राशि में। अब सूर्य जो है वो गोचर में लगन के अंदर स्थित है। ये विवाह की तारीख आई। विवाह का टाइम इस प्रकार से हम निकालेंगे। जातक का विवाह 24 जून 2002 को हुआ था। ठीक है, अब हम और पहलुओं पर विचार करते हैं। यह है सप्तम भाव, जिसका स्वामी बृहस्पति है, उच्च राशि में है, बुध के साथ। जातक की पत्नी टीचर होगी, प्रोफेसर आदि होगी या बैंकिंग लाइन में होगी। तो हमने देखा कि इस जातक की पत्नी लेक्चरर है और उसके बाद में किसी और सरकारी पद पर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर कार्यरत है। हो गया। संतान के बारे में विचार करें तो ये जो शुक्र पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, तो संतान तो अधिक देता है। और ये पंचम भाव के अंदर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं है। गुरु बुध का केंद्रीय प्रभाव अवश्य है। पंचमेश जो है वो स्वयं नवांश वर्गोत्तम नवांश में गया हुआ है। बृहस्पति से पंचम भाव देखा जाता है और उसका अष्टक वर्ग देखा जाता है। तो हम अष्टक वर्ग में विचार करते हैं तो बृहस्पति के अष्टक वर्ग में और उससे पंचम भाव में क्या स्थिति है ये देखते हैं। ये हो गया। यहां पर देखिए बृहस्पति का अष्टक वर्ग हम निकालते हैं, ताराष्टक वर्ग। इसमें 1 2 3 4 5 ये 8 नंबर लिखा हुआ है। ये बृहस्पति से पंचम भाव है। इसके अंदर सूर्य की एक रेखा, शुक्र की एक रेखा, बुध की एक रेखा, लगन की एक रेखा। सूर्य की जो एक रेखा है, सूर्य स्वयं राशिस्थ है, एक पुत्र। शुक्र की जो एक रेखा है, शुक्र स्वयं राशिस्थ पुरुष राशि में है, एक पुत्र। और बुध एक कन्या और लगन जो है वो एक कन्या। तो ये बनता है। इस प्रकार से ये जातक को 4 तो नहीं 3 संतान होगी, 2 पुत्र और एक कन्या। ये संतान की बात है। इसके बाद हम आगे देखें तो आर्थिक स्थिति जो है, क्योंकि धनस्थान का स्वामी चंद्रमा अस्त और क्षीण है, इसलिए लिक्विड मनी में थोड़ा प्रॉब्लम करता है, परंतु स्थायी संपत्ति खूब बन जाती है। ये मंगल यहां है, ये चतुर्थेश धनस्थान के अंदर है और बृहस्पति है, इसलिए स्थायी संपत्ति खूब बनती है। और संपत्ति विवाद भी सामने आता है क्योंकि राहु मंगल यहां पर स्थित है, इसलिए तो ये योग बनता है। यहां भाग्य को 3 ग्रह देख रहे हैं। जातक भाग्यशाली है, स्वामी शनि भाग्य भाव को देख रहा है। यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य तस्यास्ति वृद्धि। जो भाव अपने स्वामी से दृष्टि अयुत हो उस भाव की वृद्धि होती है। तो भाग्य अच्छा है, प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा सब अच्छी है, तो सारी चीजें हैं। जातक को राहु की महादशा अभी वर्तमान में हम बात करें तो चल रही है। राहु केंद्र में मंगल के साथ है, बुध की राशि में है। बुध की राशि में राहु खराब फल नहीं देता और अच्छा फल देगा। राहु की महादशा के बाद में बृहस्पति की महादशा आएगी 16 वर्ष की। बृहस्पति उच्च राशि में धनस्थान में है, बहुत अच्छी रहेगी, खूब धन दौलत देगी, पद प्रतिष्ठा देगी। उसके बाद में शनि की महादशा आएगी। अब इस कुंडली आयु के बारे में विचार कर लेते हैं। लग्नेश बुध चर राशि में है, अष्टमेश स्थिर राशि में मध्यायु, और शनि चंद्र दोनों स्थिर राशि में है, अल्पायु। लग्न द्विस्वभाव है,
और होरा लग्न हम देख लेते हैं। लग्न द्विस्वभाव राशि में है, होरा लग्न चर राशि में है, दीर्घायु। तो एक प्रकार से दीर्घायु, एक प्रकार से मध्यायु, एक प्रकार से अल्पायु, इस प्रकार से आयु आई। जब तीनों प्रकार से आयु भिन्न भिन्न हो तो कहा गया है कि होरा को महत्व दो, होरा लग्न के आधार पर, तो वहां दीर्घायु आती है। अब हम देखते हैं मार्केश कौन सा ग्रह बनता है। उससे पहले हम देखते हैं आयु का फैक्टर किस तरह से है। देखिए, आयु भाव का स्वामी ग्रह है शनि, और शनि दूसरे आयु भाव में बैठा हुआ है। भावात भावम के सिद्धांत से अष्टम भी आयु भाव है, जहां 5 नंबर राशि है, तो वहां पर शनि स्थित है। और 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य स्थित है, दूसरे आयु भाव का स्वामी भी वहां स्थित है। तो वहां ये दोनों ग्रह आयु को बढ़ाते हैं। तो ये तय हो गया जाते दीर्घायु होगा। तो मार्केश कौन कौन सा ग्रह बनता है ये हम देखते हैं। तो मार्केश जो है इस कुंडली के अंदर एक तो चंद्रमा है, और एक सप्तम भाव का मालिक जो है वो बनेगा बृहस्पति। अब मार्केश यदि मारक भाव में स्थित हो जाए तो मारक बनता है। तो बृहस्पति जो है मारक भाव का स्वामी होकर के और दूसरे मारक भाव द्वितीय भाव में स्थित है, तो मार्केश होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि बृहस्पति की महादशा में, चंद्रमा की अंतरदशा में शारीरिक कष्ट आएगा। शारीरिक कष्ट इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि दीर्घायु है जातक की। क्योंकि एक और नियम है, जब शनि मार्केशों से संबंध करता है तो उस मार्केश को दूर हटाकर स्वयं मार्क हो जाता है। शनि यहां चंद्रमा से संबंध कर रहा है, इसलिए चंद्रमा को हटाकर शनि स्वयं मार्क बन जाता है। तो इसलिए शनि मार्केश हुआ, इधर बृहस्पति मार्केश हुआ। तो आयु खंड को देखते हुए हम यह तय कर सकते हैं कि शनि की महादशा में जब भी बृहस्पति की अंतर्दशा आएगी, या बृहस्पति को हम नहीं लेंगे यहां पर क्योंकि बृहस्पति उच्च राशि में स्थित है। जब मार्केश, पहली बात तो मारक भाव में स्थित होना आवश्यक है, परंतु वो निर्बल भी होना आवश्यक है, तो वो निर्बल नहीं है। तो शनि की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा या शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा में मृत्यु होती है। बृहस्पति की अंतर्दशा में बहुत अधिक आयु हो जाती है, आयु खंड कभी का आ चुका होता है, इसलिए पहले चंद्रमा की अंतर्दशा आएगी, वो मारक हो जाएगा। तो शनि की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा मारक बनती है। और ये भ्रातृ भाव में तीसरे घर के अंदर ग्रह अच्छी स्थिति में है, सूर्य है, शनि है, चंद्रमा है, तो जातक को एक बहन होती है और भाई भी होते हैं। तो 2 भाई, छोटे भाई जातक को हैं, एक बहन है छोटी बहन। इस प्रकार से ये योग बनते हैं। हमने सामान्य विचार किया कि ये जातक खूब धनी होगा, तो इस प्रकार से इस कुंडली पर हमने विचार किया। इस जातक को पन्ना पहनना चाहिए, बुध का रत्न है, लग्नेश है, पन्ना पहनना चाहिए। और इस जातक को शुक्र का रत्न पहनना चाहिए। पंचमेश शुक्र है, द्वादशेश भी है, परंतु मूल त्रिकोण राशि पंचम है, तो पन्ना, हीरा ये पहनने चाहिए। यदि आवश्यक हो तो बाएं हाथ में मोती भी पहना जा सकता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत क्षीण हो गया है, इसलिए ये रत्न सूट करेंगे। और हनुमान जी की आराधना इस जातक को सूट करती है। राहु मंगल के साथ है, राहु की शांति आवश्यक होती है, दान आदि करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने सामान्य रूप से एक विवेचन किया। हो सकता है आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर अवश्य करें, और कृपया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक कर दें।
मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।